वेलकम बैक टू माय चैनल नाइजर ब्लॉग। सो बस आज हम आपके साथ लास्ट पार्ट शेयर कर रहे हैं। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फर्स्ट पार्ट से, आप सभी ने हमारी जर्नी देखी है, तो बस आज अब आगे का हम आपके साथ शेयर करते हैं क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। और बस अब आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि इनके यहाँ पे नोटिस पहुंचने के बाद में मेरे पास शाम को कॉल आया था एसआई का इनके यहाँ की, और उन्होंने पूछा था कि कल कितने बजे आना है। मेरे वकील के नंबर मांगे थे और वकील से पूछा कल कितने बजे आना है। तो ये सुन के तो मेरे को तो अब पता चल गया कि कल आने वाले ही है ये लोग। तो उस रात को पूरी रात मुझे और मेरी फैमिली वालों को नींद ही नहीं आई और मैं बस सुबह के लिए तैयारी करने लग गया। मैं सुबह जल्दी उठ गया, फ्रेशन अप होके मैं मंदिर चला गया और बस मैंने अपने ऊपर वाले से मांगा कि बस आज सब कुछ अच्छा हो जाए। फिर मेरा घर पे मन नहीं लग रहा था, तो मैं जितनी जल्दी हो सके मैं कोर्ट पहुंचना चाहता था। तो मैं जल्दी से तैयार होके मैं डायरेक्ट हाई कोर्ट पहुंच गया सुबह 9 बजे के आसपास। हाई कोर्ट में मेरा उस दिन सिर्फ काम ये था, मैं इनका इंतजार कर सकता था और मेरा काम वहां सिर्फ खड़े रहने का था, क्योंकि मुझसे तो कोई वैसे भी कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि जो भी था सारा वो इनके ऊपर ही था। जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि हम सब 10 बजे के समथिंग मेरी सिटी से रवाना हो चुके थे, पर साथ में मेरे कौन कौन था ये मैंने नहीं बताया था, वो मैं आज आपको बताती हूँ। मेरे साथ में कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स थे, उनका मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी, बट वो थे। और साथ में एक एसएसआई थी और एक साथ में कांस्टेबल थी जो कि सेफ्टी के लिए जाते हैं, हमारी सिटी के थे। और एक मेरे दूर के फैमिली मेंबर थे और मैं थी। तो टोटल 5 या 6 मेंबर थे। एसएसआई और कांस्टेबल थे, वो सिविल ड्रेस में ही थे, हमारे साथ हमारी गाड़ी में ही आए थे। और बस फिर इसी तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। रात भर हम सबकी ऐसी टेंशन में ही निकली पूरी, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं इनसे नाराज थी नोटिस की वजह से। क्योंकि मुझे तो उसमें कुछ पता ही नहीं है ना, उसमें आया क्या है क्या नहीं है, बस मुझे इतना ही पता है। मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रही हूँ कि मैं इनसे नाराज थी और मुझे ये सब बताया नहीं गया था इस नोटिस में क्या है क्या नहीं था। तो वो सब आपको अब आगे पता चलने वाला है। तो बस ऐसे ही इसी तरह से मॉर्निंग हो गई, मॉर्निंग हुई, फिर हमने किसी रेस्टोरेंट वगैरह में ब्रेकफास्ट वगैरह किया और हम फिर 1 से 1:30 बजे के समथिंग यहाँ पहुंच गए थे इनकी सिटी में। हाई कोर्ट पहुंचे हम लोग। तो उसके बाद वो कोर्ट ही इतना बड़ा है, 2 मिनट आप 1 से 2 मिनट में वो उस कोर्ट के बारे में बताना चाहूंगी। वो एक न्यू हाई कोर्ट है जो कि एक उसकी थोड़ा सा तारीफ करना चाहूंगी, इतना खूबसूरत है कि वो हाई कोर्ट कम और ऐसा लगता है होटल टाइप का, बहुत अच्छा लगता है अंदर से। और उसके 7 तो गेट थे, तो उसमें कंफ्यूजन इतना ज्यादा था किस गेट से एंटर होना है और किस गेट से नहीं होना है। इतना कम से कम 10 से 15 मिनट हमारा आधा घंटा उसी में वेस्ट हुआ था। फिर अंदर गए, उसके बाद फिर आई कार्ड वगैरह बनवाना पड़ता है, हमारी आइडेंटिफाई करते हैं हम लोगों को, उसके बाद ही अंदर जाने देते हैं। ऐसे हर कोई मुंह उठाकर नहीं जा सकता उस कोर्ट में। ये सब हमारी प्रोसेस हुई। उसके बाद फिर हम लोग गए अंदर। अब वो हाई कोर्ट इतना बड़ा कि उसमें समझ ही नहीं आ रहा किस साइड जाना है किस साइड नहीं जाना है। तो एक तो इनकी साइड से जो लॉयर था जो इन्होंने किया था, बट हमारी साइड से कोई लॉयर नहीं थे। वो हमको जो मेरे लॉयर थे जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए अलॉट हुए थे, वो भी किस्मत से मुस्लिम ही थे। जैसे वो सीआई भी मुस्लिम थे तो यहाँ पर भी मुस्लिम थे। तो मैं कोर्ट के अंदर ही था और मेरे को नहीं पता था ये कब पहुंचेगी, क्या चल रहा है। तो मेरे फ्रेंड्स वहां पे क्या कहते हैं, जहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड बनते हैं वहीं पे खड़े थे। तो जब भी एंटर, मेरे को हर पल पल की खबर फोन पे मिलती रहती थी कि वो आए नहीं आए, कोर्ट में आए नहीं आए। तो जैसे ही एंटर हुई तो मेरे पास कॉल आ गया कि वो कोर्ट में आ गए हैं। और इनका ये सुन के मैं तो खुश हो गया कि चलो वो कोर्ट में आ गई। मैंने पता किया कि इनका वकील कौन है। तो कोर्ट में मैं जल्दी इसीलिए गया था कि थोड़ी वहां पे जान पहचान थी, हमारे कोई रिलेटिव से जान पहचान निकलवाई थी, तो उनके ऑफिस में ही बैठा था मैं कोर्ट के अंदर ही। तो पता किया तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे भी मेरी किस्मत खराब है, इनको वकील भी मुस्लिम मिला। क्या मैंने कहा कि उस सीआई ने जैसे पहले मेरा काम किया, खराब किया था, अब को डर था कि कहीं यहाँ पे भी वही सिचुएशन ना हो जाए। तो मैं थोड़ा डर गया था, पर मैंने कहा कि चलो उस वकील से थोड़ा, मतलब जो बहुत बड़ा सरकारी वकील था, नॉर्मल वकील नहीं था, इनको गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हुआ था, पर बहुत हाई कोर्ट का वकील था, बहुत ज्यादा सीनियर था वो। तो मैंने वो रिलेटिव्स के थ्रू वहां पे जहाँ पे मैं बैठा था उनसे बात करी। तो उन्होंने कहा कि बात करते हैं कुछ ऐसे ऐसा बोलते हैं, बस उनको ये बोल देंगे कि आप कुछ भी करके लड़की को प्रेशराइज मत करना घर जाने के लिए। तो मैंने ऐसा करके उनकी तक बात पहुंचवाई। तो उन्होंने बोला कि वो तो लड़की के ऊपर है, अब मैं तो, मेरा काम नहीं है कुछ, मैं तो कोई प्रेशराइज नहीं करूंगा, मैं बस
सीधा वो कोर्ट में बयान दिलवा दूंगा। बाकी सब लड़की के ऊपर ही है, जाना है ना जाना वो लड़की के ऊपर ही है। कोर्ट की हियरिंग का टाइम कोई फिक्स नहीं होता है, तो वहां पे जाने के बाद जैसे जैसे केसेस चलते रहते हैं तो उस हिसाब से आपका नंबर आता है। और वहां पे कोर्ट का सिस्टम ऐसा था, वहां पे बाहर मॉनिटर लगा हुआ था, तो आपका जो केस नंबर होता है, नाम प्लस और केस नंबर, वो मॉनिटर पे चलता रहता है। तो 2-3 बज गए, 4 बज गए और नंबर आई ही नहीं हमारा। लीडर से थोड़ी रिक्वेस्ट करके जान पहचान निकलवा के जो हियरिंग थी हमारी फाइल्स के सबसे नीचे पड़ी थी, तो मेरे को ऐसा डर था कि अगर आज नहीं हुआ तो फिर हमको कल वापस आना पड़ेगा। तो रीडर से थोड़ी बात करके तकरीबन 30-40 केस हमारे पहले थे, हमने मेरी फैमिली ने वो फाइल को ऊपर करवा दिया ताकि क्या हमारा वो जो हियरिंग है वो पहले हो जाए। अब 1 महीने तक हम लोगों ने ना एक दूसरे को देखा था, ना बात हुई। अब क्या सिचुएशन होगी क्या नहीं होगी कुछ भी पता नहीं था। मैं कोर्ट में ऐसा था क्योंकि कोर्ट में मेरा आज कुछ रोल ही नहीं था, मेरे को तो बस खड़े रहना था क्योंकि जो भी था सारा रोल इनका ही था। आज इनके ऊपर ही सब डिपेंड थे, मतलब जो ये बोलेगी वही होगा। लड़के का वैसे भी कोई रोल नहीं होता है कोर्ट में, तो जब पुलिस स्टेशन में भी मेरा कोई रोल नहीं था तो यहाँ पे भी आज मेरा कोई रोल नहीं है। मैं गई थी 20 नवंबर को अपने घर और वापस आई मैं 17 दिसंबर को। मैं इनसे मिली, आमना सामना हुआ हमारा। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका था क्योंकि 2 से 3 दिन ही बाकी थे। तो 1 महीने हमारे बीच में ना कोई फोन ना कोई मैसेज। मेरे पास तो फोन था ही नहीं। बीच में आप सोच सकते हैं कि इनके ऊपर भी कितना प्रेशर होगा कि बातचीत नहीं हुई है, मुझे कुछ पता भी नहीं है किस टाइप का क्या होने वाला है केस में। तो बस इसी बेसिस पे मैं आई थी। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज ये जो पहनकर बैठी हूँ ना, यही वाला सूट मैं उस दिन 17 दिसंबर को घर से पहनकर आई थी। यही तो आज मैं वार्डरोब में से निकाल रही थी कपड़े पहनने के लिए। तो मैंने सोचा ये मेरे सामने आ गए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज यही वाला सूट पहनती हूँ, क्योंकि उस दिन मेरा हाई कोर्ट में था और आज सारी दुनिया मेरा ये जो भी वीडियो देखेंगे तो ये भी उस दिन से कोई कम नहीं है। तो आज मैंने ये वही पहन रखा है, उस दिन आज से 3 साल पहले का उस दिन पहना था, उस दिन के बाद आज पहना है सीधा। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो बस फिर मैंने एंटर किया और हमारा आमना सामना हुआ, बट हमारी आपस में बात कुछ नहीं हुई थी क्योंकि मतलब मिलने नहीं दे रहे थे। मैं अपनी फैमिली के साथ ही अपने एक साइड थे, तो लॉयर थे, उनके साथ मेरा एक स्टेटमेंट होना था। तो फिर वहां मुझे बुलाएगा। इतने सारे लॉयर्स थे, जो मेन थे मेरे लॉयर्स वो तो थे ही साथ में। अब मैं मतलब 20 से 25 के समथिंग सोफा लगे हुए थे, वो सब बैठे हुए थे। अब उनके बीच में मुझे बोलना था और उनके सामने ना मेरी कोई फैमिली मेंबर भी नहीं थे, ना इनकी साइड के कोई थे, सिर्फ मुझे अकेला वहां जाना था। तो उन्होंने मुझसे बातचीत की, हाय हेलो हुआ हमारे बीच में। और फिर बस मुझसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हुई, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा डर गई थी इतने लोगों को देखकर। तो उन्होंने बोला ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बात बोलो जो आपको बोलना है। तो बस उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसे कहाँ मिले और इनकी एजुकेशन क्या है, ये सब उन्होंने सारी डिटेल ली मुझसे। तो फिर उन्होंने बोला कि आप क्या चाहते हैं। उनको आंसर मैं सही नहीं दे पा रही थी, उस टाइम इतनी ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि हम मेन तो वो थे नहीं, वो ओनली बस मेरे एक नॉर्मल ऐसे बोल सकते हैं जजेस के सामने मेरा होना था। तो मैंने उनको एक तरह से डिप्लोमेटिक आंसर दिया, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा था मैं उनसे क्या बोलूँ। तो उन्होंने बोला आप अभी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं, आप अभी रेस्ट कीजिए। फिर मुझे 10 से 15 मिनट के लिए बैठाया गया, आराम से मैं बाहर बैठी हुई थी। जो मेरे साथ कांस्टेबल और एसएसआई थी उनके साथ बैठी हुई थी। फिर मुझे कुछ ब्रेड और कॉफ़ी वगैरह ऑफर की, केक्स वगैरह जो होते हैं खाने के लिए, तो वो सब तो मैंने खाया नहीं। उसके कि आप आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए क्योंकि अब बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है। उस दिन जो वो केस था वो मेरे पूरे शहर में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड केस हमारा ही था, क्योंकि वो पहला केस था और बहुत ज्यादा मतलब वो पूरे कोर्ट में केस के बारे में चर्चा हो रही थी हमारे। और यहाँ के सारे वो जो पुलिस स्टेशन थे उनको भी सबको पता था कि आज ऐसा कोई केस हो रहा है। मतलब चारों तरफ पूरे कोर्ट में हमारे ही केस के बारे में बातें हो रही थी। और सभी ने मुझे जहां तक मैंने सुना है सबके मुझसे, जो भी लॉयर और सब आते थे सब मुझसे ये कहते कि तूने लड़की पे ट्रस्ट करके इतना बड़ा डिसीजन ले कैसे लिया, और तूने मतलब ये केस लगा कैसे दिया, तूने जरा भी सोचा नहीं। और लड़की 1 महीने से अपने घर पे है, तुझे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और तूने बिना सोचे समझे केस लगा दिया। ये सुन के मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया। अब पता ही है आपको, तो ऐसी सिचुएशन में जब कुछ समझ में नहीं आता है तो लोगों की बातें सुन के
माइंड और काम करना बंद कर देता है। लॉयर से बात करने के बाद उन्होंने मुझे थोड़ा सा रिलीफ करवाया। उसके बाद फिर मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी क्योंकि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। एक तो सबसे बड़ा स्ट्रेस कि ये सब क्या हो गया, ऐसा सोचा नहीं था। और दूसरा स्ट्रेस कि मेरे ऊपर एक था ना कि मुझे घर पे वापस जाना है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कंफ्यूजन में थी कि ये केस है किस चीज़ की और किस बारे में है, किस चीज़ का नोटिस है, मुझे कुछ पता ही नहीं था ना। मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अपने आप से क्वेश्चन कर करके परेशान हो गई। और रास्ते भर जो मेरे साथ एसएसआई आई थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, वो और सारे रास्ते मेरा ब्रेन वॉश करते रहे कि वो जो एसएसआई थी वो हिंदू थी। शायद कुछ लोगों को थोड़ा सुनने में ऐसा लगे, बट उन्होंने मुझसे यही कहा था, इसलिए मैं आपके सामने बता रही हूँ। और मुझे आज हंसी आती है उनकी बातें सुनकर। इंटर रिलीजन मैरिज में शादी कैसे सर्वाइव करोगे, ये सब तो उन्होंने मुझसे बोला है कि मेरा मजहब नहीं छोड़वाएंगे। ये सब शादी के पहले बोलते हैं, बाद में सब पलट जाते हैं, ऐसा वैसा। इतनी सारी उन्होंने इतनी बातें की, मतलब सारा उन्होंने मुझे पूरा रास्ता, आप सोच सकते हैं 12 से 14 घंटे का रास्ता, मेरा ये जो सर था ना इतना हो गया। हर 2-5 मिनट के बाद अब तुमको ये बोलना है, तुमको ऐसा बोलना है। एक पूरा पता नहीं, एक पूरा स्पीच टाइप का था, वो पूरा तैयार करवा दिया। सुबह मॉर्निंग में हम पहुंच गए थे रास्ते में। आज मुझे इस बात पर बहुत हंसी आती है, पर उस टाइम बहुत स्ट्रेस में थी कि अगर तुमसे ये क्वेश्चन करें, तुमको इसका ये आंसर देना है, तो कि इसको अच्छे से देख ले। तो आप सोच सकते हैं मेरे ऊपर कितना प्रेशर होगा। एक तो मैं पूरे 1 महीने रही बिना फोन बिना मैसेजेस के, इनसे बात नहीं हुई। क्या है क्या नहीं है, किस चीज़ का केस है, मुझे ये भी नहीं पता। ऊपर से फिर वो सारे रास्ते ब्रेन वॉश मेरा करती आ रही थी। ऊपर से फिर मेरे ऊपर ये प्रेशर, मुझे घर पर भी जाना है क्योंकि घर वालों को कुछ ना हो जाए, कहीं वो फंस ना जाए। मुझे इस बात की भी टेंशन, क्योंकि कोई भी लड़का कोई भी लड़की अपने फैमिली वालों को प्रॉब्लम पे नहीं डालेगी, तो मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा वो फाइनल उधर होने वाला था जजेस के साथ, तो मैं इतनी कंफ्यूज हो रही। फिर मैंने अपने आप को रिलैक्स किया 5 मिनट के लिए। और मैं बीच में बताना भूल गई आपको, हाई कोर्ट पहुंचने से पहले हम रास्ते में ही थे, ट्रेवल कर रहे थे, तो कुछ फैमिली मेंबर्स के कॉल्स भी आए थे। ऑब्वियस उन लोगों की भी अपनी जगह वो सही थे, उनको भी टेंशन हो रही थी, तो वो पूछ रहे थे या सब कुछ अच्छे से देना जवाब और बस घर पे लौट कर आना। वो उनकी जगह सही थे, तो वो मुझसे इस तरह से बोल रहे हैं। मैंने ना एक टाइम के लिए मैंने दिमाग लगाया, अकेली बैठ रही, मैंने सबका सुना, पर मैंने फिर अपने दिल की सुनी। मैंने कहा आज मैं इस हाई कोर्ट में क्यों हूँ, मतलब मैं आज यहाँ तक कैसे पहुंची। मैंने अपने आप से क्वेश्चन करती रही। मैंने सबको बुला दिया कि फैमिली क्या बोल रही है, एसएसआई क्या बोल रही है, जजेस क्या बोलेंगे, लॉयर क्या बोलेंगे। मैंने सबको सोचकर अवॉइड करके मैंने अपने दिल की सुनी। मेरा दिमाग वहीं चला कि इनके नोटिस भेजने से मेरी फैमिली कैसे फंस सकती है। मैंने अपना दिमाग चलाया, फैमिली तो मेरे कहने से फंसेगी ना, या ये फंसेंगे, या इनकी फैमिली या मेरी फैमिली मेरे कहने से ही फंसेगी। क्योंकि मैंने इतना तो दिमाग लगा लिया, क्योंकि जब हाई कोर्ट में मेरा पहुंचना इतना जरूरी है, इसका मतलब मेन मैं ही हूँ ना। मुझे ऐसा लगा कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे शायद पता नहीं है, और मुझे कोई बताने वाला तो है नहीं। बट मुझे इतना समझ आ गया कि ये केस कुछ और है, और ना यहाँ जो स्टेटमेंट होने वाला है ना वो मैं दूंगी, उसके बेसिस पर इसका रिजल्ट आने वाला है। तो मुझे इतना समझ आ गया कि इससे मेरे मतलब ये जो केस आया, इससे मेरी फैमिली तो नहीं फंसने वाली है, मैं इतना समझ चुकी थी। और ये मैं समझी थी, इसमें भी मैं अपनी फैमिली को ही क्रेडिट दूंगी, क्योंकि वो बार 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 मुझसे इस तरह से बोल रहे थे ना, घर पे आना है, तुझे घर पे आना है। तो उसी से ही मेरा दिमाग चला। बाद में पुलिस स्टेशन में भी मेरा स्टेटमेंट हुआ, सीआई के आगे भी मेरा स्टेटमेंट हुआ, जो मैंने कहा वही हुआ। तो मैंने कहा यहाँ कैसे हो सकता है, मैंने मेरी फैमिली के अगेंस्ट कुछ बोला नहीं, मैंने इनके अगेंस्ट कुछ बोला नहीं, इनके फैमिली वालों के अगेंस्ट मैंने कुछ बोला नहीं, तो फिर ये कैसे हो गया। तो वहां मैं समझ गई कि ये सब कुछ गलत है। इसी टेंशन में मैं बैठी रही। फिर से वो एसएसआई आई मेरे पास, जो मेरे साथ थी, कि समझ गई ना तुमको अपने घर पे वापस जाना। हाँ, सबसे बड़ी बात उस एसएसआई ने मुझसे ये बोला, वो कैसा लड़का है, तुमने कैसा लड़का पसंद किया है जिसने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कोर्ट में लाके खड़ा कर दिया। तो उसने एक ऐसा पॉइंट बोला, तो वहां मैं थोड़ी सी चुप हो गई। जैसे जैसे मेरे दिमाग में थोड़ी पॉजिटिव थिंकिंग आ रही, तो वैसे ही वो कांस्टेबल और ऐसे से मेरा ब्रेन वॉश करने आ रहे। मैं सच में इतनी पागल हो गई थी। इतना बड़ा कोर्ट और लॉयर, जजेस, फैमिली, वो ऐसे सही सबको जवाब मुझे देना है, सबका प्रेशर मेरे ऊपर, और 1 महीने से प्रेशर था वो अलग। तो मुझे जब जजेस के पास जाना था,
तो मेरे साथ जो एसएसआई और जो कांस्टेबल थी तो मुझसे अकेले में आकर बोलती हैं, और मेरे जो फैमिली मेंबर थे उनको तो कुछ पता ही नहीं, मेरे साथ अकेले में एक साइड पर ले जाकर मुझे क्या बोलती है वो पता है आपको? सुनकर हंसी आएगी और शौक लगेगा। मुझे बोलती है कि मैंने जो तुम्हारा रास्ते भर से जो ब्रेन वॉश किया है, जो तुम्हारे लिए समझा रही थी, वो कुछ ना जजेस के सामने नहीं बताना। मैंने बोला क्यों? कि नहीं बताना, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में हो सकती है। तो मैंने कहा फिर ऐसा बोले ही क्यों? कि नहीं मैं तो अच्छे के लिए बोल रही थी, पर प्लीज ऐसा मत बोलना, तुमको जहाँ रहना है जैसा करना है अपने जो सच है वो बताना, पर ना हमारा नाम नहीं लेना प्लीज, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में हो जाएगी। आपको तो पता है, आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि मैंने किसी के अगेंस्ट कुछ बोला नहीं। जो होता है मैं देखती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है उस टाइम पर, क्योंकि मुझे हर कोई इधर से आता है कुछ बोलता है, कोई इधर से आता है कुछ बोलता है। तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया, यहाँ मुझे बुलाया गया है, यहाँ मेरी बात शायद सुनी जाए। तो जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, फिर फाइनली जजेस के पास मेरा हियरिंग का टाइम आ गया, तो मुझे बुलाया गया। हो गई ऑब्वियसली अब नर्वस होंगी, तो अपने मेरी एक फैमिली साइड में खड़ी हुई थी, और साइड में शायद ये भी थे, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं, ये थे अब साइड में, हाँ ये थे। तो बस मुझे बुलाया गया कि आपको अंदर आना है। उसके बाद मैं उनके पास गई, तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सब बैठे सब लोग हैं और सबके सामने मेरा स्टेटमेंट होगा, नहीं, 2 जजेस थे और उनके पास में गई। उसके उनका भी जो रूम था, जैसे होटल्स वगैरह का अच्छा रूम होता है ना, इस तरह का उनका अच्छा रूम था। आप समझ सकते हो हाई कोर्ट है तो अच्छा खासा ही होगा। तो नाजिया है, मैंने बोला जी, तो आप बैठिए। इस तरह से बात हुई। अब मैं इतना इस तरह से मैं ऐसे ऐसे कर रही थी क्योंकि डर लग रहा था। तो वो बोल रहे आप बिल्कुल नर्वस नहीं हुई, पहले पानी पीजिए। और सीनियर थे बहुत ज़्यादा वो, तो उन्होंने मुझे पानी दिया। तो मैंने बोला नो थैंक्स। उन्होंने बोला नहीं, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, आप पानी पीजिए और रिलैक्स कीजिए 2 मिनट के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे वो पॉइंट पर आए। तो उनके पास मेरी हमारी जो केस की थी ना, स्टडी कर चुके थे, वो पूरी फाइल हाथ में थी। तो उनको सब पता था मैं कौन हूँ, क्या ये सब हुआ है। बट एक बार लड़की के मुँह से सुनना चाहते हैं ना, तो उन्होंने जिस तरह से मैं आपके सामने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रही हूँ ना, इसी तरह से फिर बाद में मैं उनके सामने बात करना मैंने शुरू किया। वही स्टार्टिंग में नर्वस हुई, तो उन्होंने मेरा नेम वगैरह पूछा, मेरे फैमिली के बारे में थोड़े से क्वेश्चंस किए। उसके बाद फिर मेन पॉइंट पर आए ना कि आप कहाँ मिले, आप दोनों कैसे आपकी मुलाकात हुई। मैंने कहा हम चैट थी, वहाँ एक चैट के थ्रू मिले थे। तो वो दोनों जजेस थे ना, उनको तो स्माइल आ गई उनके फेस पे कि ये क्या चीज़ होता है। तो मैंने कहा ये एक ऐप है, सोशल मीडिया ऐप। कि अरे भाई ये ऐप भी होता है ऐसा, हमको तो ऐसा पता नहीं। तो वो फनी वे में आ गए कि अच्छा। तो फिर तो मैंने कहा ऐसे हमारी दोस्ती हुई। फिर कि आप लोग मिले नहीं थे पहले शादी के पहले? मैंने बोला नहीं, हम लोग आपस में कभी नहीं मिले थे, बस वीडियो कॉल भी कभी नहीं किए थे और कॉल्स भी कभी नहीं किए थे, बहुत कम किए थे, ना के बराबर ही, वो भी सिर्फ 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी मैसेज पर ही बात करते थे कि इस बेसिस पर शादी कर ली। मैंने बोला हाँ, एक दूसरे को जाना समझा। अब ये चीज़ आज हम लोग भी बात करते हैं तो बहुत बड़ी लगती है। तो वो जो भी फर्स्ट टाइम सुनता है तो उनके लिए भी थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लगा था कि ऐसे कैसे। तो मैंने इतना उस चीज़ को खींचा नहीं कि अच्छा तो फिर कैसे क्या हुआ, शादी हुई आपकी, तो किस तरह से शादी हुई, वो सब मैंने उनके हाथ में ही था। उन्होंने देखा आप खुश हो, तो मैं फिर चुप हो गई कि मैंने कहा हाँ। तो फिर ये बोले कि आप अपने घर पर 1 महीने से क्या कर रहे थे, आप वहाँ क्यों चले गए? तो अब यहाँ मैं अटक गई, क्योंकि अब यहाँ मैं सच नहीं बता पा रही थी ना। सच का क्या था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं अपने घर पे जाना नहीं चाहती थी, प्रेशराइज करके मुझे लेकर गए थे। तो ये वाली बात मैंने उनको जजेस को नहीं बताई, क्योंकि इसमें मेरे 2 फैमिली मेंबर भी थे और वो सीआई का नाम भी आता। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं किसी को मेरी वजह से किसी का बुरा हो, मैं किसी को फंसाऊं नहीं। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने अपनी जगह सही किया। मेरी फैमिली ने जो वो उनको उस टाइम पे ठीक लगा, वो भी सिचुएशन ऐसी थी, वो भी अच्छा ही चाह रहे थे, वो मेरा बुरा नहीं चाह रहे थे। तो मैंने सीधा बोल दिया इतनी सी बात। मैंने कहा वो तो थोड़ा सा क्या है, प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी, मेरी फैमिली में तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं अपनी फैमिली के पास मिलने के लिए गई थी। और फिर उन्होंने बोला फिर इतने टाइम से अब वापस क्यों नहीं आए, घर में कुछ हुआ आपके ऊपर प्रेशर को रोकने के लिए? अब उनको तो पता है जजेस हैं वो इतने बड़े, उनके आगे कितना कवर करेंगे। उसके बाद भी मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा मुझे किसी ने प्रेशराइज किसी बात के लिए नहीं किया था। बट मतलब इंटर रिलीजन मैरिज है तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, सोसाइटी और घर और रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। अब मुझे इस तरह से कवर करना था, मैं एक एक चीज़ वहाँ सब चीज़ नहीं बता सकती ना, क्योंकि वो मेरे मुँह से यही सुनना चाहते थे, मुझसे खुद बोल रहे
कि इस जगह आकर लड़कियां अपनी फैमिली की एक एक बात जरा उनको कुछ बोलते हैं ना वो पूरा बता देती है। मैंने उनको इतना सा भी कुछ हिंट नहीं दिया। तो मैंने अपनी फैमिली के बारे में, फैमिली के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला कि वो सिर्फ मुझे लेकर गए थे और बस फिर वो थोड़ा सा चेंज हो गए, क्योंकि वो बोल रहे बेटा ये सब इंटर रिलीजन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस तरह से मैंने उस बात को संभाला कि बस जजेस का मेरे फैमिली और मेरे आसपास के लोगों के ऊपर कुछ उनका एक्शन ना लें, क्योंकि मुझसे बोल रहे थे अगर आपके साथ ऐसा किया है तो हम उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं क्यों चाहूँगी ऐसा। मन में मैंने सोचा ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मेरे साथ हुआ भी होता तो अभी मैं वहाँ अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं बोलती। तो इतना उनको बात क्लियर हो गई। जब मैंने एक बार मुँह से बोल दिया तो उन्होंने इस बात को फिर वही ड्रैग नहीं किया। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आपने जिससे शादी की है क्या क्वालिफिकेशन है, क्या जॉब करते हैं। तो मैंने इनकी क्वालिफिकेशन बताई, इनकी जॉब के बारे में बताया। तो वो सुनकर बोलते हैं लड़का तो एजुकेटेड है, फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या उनकी फैमिली में कौन कौन मेंबर हैं। तो मैंने बता दिया मैं कि उनके पेरेंट्स हैं और एक उनके भाई हैं और उनकी वाइफ है। तो कि वो उनकी फैमिली में सब कुछ अच्छा है। उन्होंने मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो जजेस ने किया वो यही किया था कि आपने जिससे शादी की है वो फैमिली ने आपको एक्सेप्ट करा है या नहीं। तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा कि आप शादी की बात कहाँ गए। तो मैंने जजेस के सामने झूठ नहीं बोला। मैंने बोल दिया शादी के टाइम इनके पेरेंट्स को कुछ नहीं पता था, बट इनके जो एल्डर ब्रदर हैं उनको पता था। तो हम उन्हीं के साथ, मैं शादी के 4 से 5 डेज में उन्हीं के घर में मैंने स्टे किया था। और उनको देखकर ऐसा लगा नहीं कि वो मतलब उनको हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो इसका भी उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि ये आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं 4 से 5 दिन के अंदर कोई कभी भी बदल सकता है। तो मैंने कहा जी ये बिल्कुल सही है। तो फिर मैंने उनको ये वाला एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उनको आंसर दिया। मैं क्या जैसे अरेंज मैरिज होती है उसमें भी हम सब कुछ अच्छा देखते हैं और पर पता नहीं होता है कि सब कुछ अच्छा नजर आ रहा होता है, बट पता नहीं अचानक से कुछ दिनों बाद पता चलता है कि इन लॉज ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। बहुत कुछ होता है उसमें। तो उसमें भी हमको कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हम शादी के बाद का आप नहीं जान सकते कि कौन कैसा हो सकता है। बस मुझे इतना पता है कि मैंने जिससे शादी की है वो मेरा हमेशा साथ देंगे। तो वो दोनों जजेस थे ना बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। उन्होंने सीधा ये बोला वेरी इम्प्रेसिव, स्मार्ट आंसर है। तो उनके चेहरे पे बहुत स्माइल थी। तो वो बोलते हैं कि अब आप क्या चाहते हो, कहाँ रहना चाहते हो। तो मैंने जो आंसर बोला ना वो सुनकर ना वो जजेस के भी होश उड़ गए। जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ रहना चाहते हो, तो मैं 1 सेकंड के लिए चुप रही। ये आंसर देने से पहले मैंने अपने खुदा को याद करके यही बोला कि अब जो मेरे मुंह से निकले ना बस मेरे लिए वही अच्छा हो लाइफ में। तो मैंने सीधा यही बोला मुझे रहना है, ना ही अपनी फैमिली को छोड़ना है और ना ही मुझे अपने हस्बैंड को छोड़ना है। ये के क्या, मैंने कहा हाँ। तो वो इतने खुश हुए कि आप इतनी अच्छी सोच रखते हो, फिर क्या प्रॉब्लम है। और आप जितना जैसा बता रहे हैं कि लड़का भी ऐसा है, तो हमें तो ये सुनकर बहुत खुशी हुई। वरना हमने तो ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ लड़का कुछ भी नहीं करता है और लड़की पता नहीं अपनी फैमिली को क्या कुछ नहीं बोल देती है। वो लड़के पे एलिगेशंस लगा देती है, फैमिली पे लगा देती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। पर आपके जैसा तो पहली बार ऐसा है, आपका फाइनल डिसीजन यही है। तो मैंने कहा ये सब बातें करते हुए मैंने आपने जो जो क्वेश्चंस किए हैं मैंने सभी के आंसर दिए हैं आपको एकदम सीधा। तो अब आप खुद ही बताइए कि मैं क्यों ना इनके साथ ना रहूं। तो उन्होंने बोला सही बात है, अगर आपने डिसीजन लिया है और आप डिसीजन लेने के लायक भी हो, आप मैच्योर हो, आपकी बातों से लग रहा है। मैं पता है उस कोर्ट में जाकर ना मुझे अपने आप में इतनी हिम्मत मिली। जो 1 महीने में ऐसा लग रहा था ना कि मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है, मैं अपनी बात किससे बोलूं। एक ऐसा लगता है ना कि हमें कोई ऐसा मिले जो हमारी बात सुने, हमें समझे। तो मैंने वो हाई कोर्ट में कदम रखा ना, आप यकीन नहीं करोगे, हाई कोर्ट में कदम रखने से पहले तक मैं इतनी नर्वस थी, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं। पर जैसे ही मैं हाई कोर्ट में गई और स्पेशली जजेस के पास गई, जब मेरा उनसे आमना सामना हुआ, मेरे दिल में सच में आपको बता नहीं सकती उस टाइम की फीलिंग। मुझे इतनी हिम्मत आई उस दिन, ऐसा लगा अपने देश में जो लॉ है, जो कानून है ना, आज मैंने अगर उस चीज का साथ नहीं दिया सच का, तो मैं जिंदगी भर यही पछताऊंगी। मौका मिला था एक, मैंने उसको गवा दिया। अभी भी मैंने ना सिर्फ उनको ये नहीं बताया कि मुझे इनके पास ही रहना है, मैंने उनको यही बोला कि मुझे दोनों के साथ रहना है। इसके बाद फिर कि आप किसके साथ आए हो, तो मैंने बोला मैं अपने फैमिली मेंबर्स में मेरे साथ में, तो क्या क्या हम उनको अंदर बुला सकते हैं। मैंने कहा जी बुलाइए। अब मैं थोड़ा सा डर गई थी,
तो अब उनको बुलाया, तो उसके बाद मेरे साथ ही बैठे हुए थे मेरे फैमिली मेम्बर। तो वो कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपको इनकी शादी से, इस तरह का क्वेश्चन किया। तो कोई नहीं, बस थोड़ा सा इंटर रिलीजन मैरिज का है, तो कि ये तो वैसे भी, तो मेरे फैमिली मेम्बर तो उन्होंने बोला कि ये तो वैसे भी हमारे साथ जाना चाहती है। तो जजेस ने सुनकर ही बोला कि नहीं, वो तो ये बोल रही है कि वो आप दोनों के साथ रहना चाहती है। तो फिर मेरे फैमिली मेम्बर थे, वो बोले कि क्या, नहीं कि वो ऐसे ही बोल दिया होगा उसने डर की वजह से, वो हमारे साथ जाना चाहती है। तो फिर जजेस ने मेरे फैमिली मेम्बर्स के सामने भी मुझसे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते। फिर मैंने बताया मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ। वैसे तो उनको बता चुकी थी मैं, मुझे मेरी फैमिली भी चाहिए और ये भी चाहिए, बट फिर उन्होंने मुझसे सीधा एक आंसर पूछा था, तो मैंने बता दिया मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ। उस टाइम मैंने अपने दिल की बात सुनी। मुझे तो ये पता ही नहीं था, अगर पता होता तो वो अलग बात होती कि मैं अगर कुछ भी अगेंस्ट जाती हूँ या अपने घर जाती हूँ तो ये कितना फंस सकते हैं ये सब। मुझे तो बाद में पता चला है। आप सोचिए, मुझे बिना जाने हुए मैंने सिर्फ अपनी दिल की बात सुनी, सिर्फ किस पर कि हम वो जो बात करते थे शादी हुई और 1 महीने बिना कॉल बिना मैसेजेस के रहे, एक दूसरे को यकीन करते हुए, ट्रस्ट करते हुए। मुझे इन पर इतना यकीन था और इनको मुझ पर यकीन था कि इन्होंने इतना बड़ा केस लगाया मेरे यकीन पर, और मुझे नहीं पता था ये किस चीज़ का केस है, इससे क्या होने वाला है। बस मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया कि मुझे यहाँ पे रहना है। फिर ये सुनकर मेरी फैमिली ऑब्वियस है, अब इतनी बड़ी बात सुन के तो उनका अपसेट हो गए। वो अपसेट होना बनता भी था, वो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं घर जाऊंगी, जो भी मेरे दिल में भी था उस टाइम मैं घर जाऊंगी। पर पता नहीं क्यों मुझे कोर्ट में आकर एक अजीब सा लगा कि यहाँ मैंने अगर अपने दिल की बात नहीं बोली ना तो मैं शायद जिंदगी भर रोती ही रहूंगी, घुट घुट कर ही मर जाऊंगी, ऐसे जीते रहूंगी कि मुझे एक मौका मिला था मैंने उसे गवा दिया। फिर मेरी फैमिली जैसे कि थोड़ा सा गुस्सा हुई ऑब्वियस है। तो उसके बाद फिर जजेस थे, वो बोले कि नहीं नहीं आप इस तरह से नहीं बोल सकते इनसे, आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो मेरी फैमिली बोली नहीं नहीं हम इसको कोई इसमें प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, बस हम तो बात कर रहे हैं। बोला कि हम सुन रहे हैं ना वो जो बोल रही है, उन्होंने बोला कि उनको नहीं जाना है। तो फिर मेरी फैमिली थोड़ा सा अग्रेसिव, उन्होंने गुस्से में बोला कि तुझे अब वो कसम क्या थी क्या नहीं थी वो मैं नहीं बताऊंगी, बस शॉर्ट में बता दी, तुझे इसकी कसम है उसकी कसम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, घर पे आ जाए, ऐसा वैसा। मैंने सिर्फ इस बेसिस पर ही उस दिन जजेस के सामने ये वाली बात बोली कि मुझे इनके साथ रहना है, कि बस इस बात को जानकर कि मेरा यहाँ आना जरूरी था। और मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था किस बात का केस है क्या है। मैंने बिना केस में जाने हुए मैंने सीधा बोल दिया कि मुझे इनके पास रहना है। तो फिर मेरे जजेस ने बोला फैमिली को कि आप बाहर वेट कीजिए। थोड़ा सा मेरे फैमिली का बिहेव देखकर उनको फिर डाउट हुआ कि आपके साथ कुछ ऐसा 1 महीने रहे, आपके साथ कुछ ऐसा गलत तो नहीं हुआ, आप बता सकते हैं। थ्रेट वगैरह कुछ ऐसा नहीं थी, मतलब उन्होंने मेरे मुंह से बहुत कुछ निकलवाने की कोशिश की। आप तो जानते हैं जजेस हैं वो कोई छोटी बड़ी चीज नहीं है, किस तरह से बात घुमाकर पूछते हैं। तो मैंने सीधा कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अगर थोड़ा बहुत मुझसे बोला भी तो वो हमारी फैमिली है, हमारे पेरेंट्स हैं, अगर हमें गुस्सा भी करे डांटे भी तो वो उनका फर्ज है, तो कोई बात नहीं, अगर हम गलती करते हैं तो वो नहीं गुस्सा करेंगे तो कौन करेंगे। तो वो फिर मुझसे इम्प्रेस हुए, बोल रहे कि आपकी सोच इतनी अच्छी है कि आपने जिससे शादी की है क्या वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैंने कहा हाँ वो बाहर हैं। फिर मैंने उनको बोला क्या मैं उनको अंदर बुला सकती हूँ आपसे मिलने के लिए। तो पता एकदम फ्रेंड की तरह बात करने लगे कि हाँ हम भी मिलना चाहेंगे, भाई आपने किससे शादी की है। वो बहुत खुश हुए। तो फिर मैंने इनको बुलाया। मैं उस टाइम बाहर ही खड़ा था, तो जैसे इनकी फैमिली बाहर आई तो उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एग्रेशन था। तो मैं थोड़ा समझ गया कि जरूर मेरे फेवर में ही कुछ हुआ है। तो तभी थोड़ी देर में मेरे को अंदर बुलाया। तो मैं जैसे ही अंदर गया तो जजेस ने मुझसे जाते ही सीधा ये पूछा कि क्यों कभी इसका साथ तो नहीं छोड़ोगे। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी जान से भी ज्यादा इसका ध्यान रखूंगा और जिंदगी में कभी इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो ये सुन के जजेस ने बोला बस बस हमको यही सुनना था। जजेस ने बोला कि इस लड़की का दिल बहुत साफ है, इसने बहुत सेक्रीफाइस किए है तेरे लिए, तो कभी भी लाइफ में इसको धोखा मत देना और इसको कभी कोई तकलीफ मत देना, कि इसकी सोच बहुत अच्छी है, इसने पूरी दुनिया से लड़ लिया है तेरे लिए। खुश देखकर जजेस भी बहुत खुश हुए। और फिर उन्होंने लास्ट में यही बोला कि आप कोई नहीं, ऐसे उदास नहीं होना, सब कुछ आगे ठीक हो जाएगा और आप लोग खुश रहना। और आप लोगों के बीच में 1 महीने से बात भी नहीं थी, सब हमने इसमें देखा है, पढ़ा है, इनसे भी पूछा है। तो ये सब जानते हुए कि हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आजकल जो इतना ना 2-2 4-4 साल साथ में रहते हैं, घूमते हैं, शादी होती है उनकी, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, उसके बाद भी हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, उसके बाद भी उनके बीच में एक दूसरे की
मतलब यहाँ धज्जियाँ उड़ा देते हैं वो लोग, एक दूसरे की परवाह ना किए हुए, चाहे पेरेंट्स हो चाहे उनके सामने हस्बैंड हो, पर आपको देखकर ऐसा लगता है, आप दोनों को देखकर कि आप इन सबसे बहुत अलग हो। और सबसे बड़ी बात, आप कभी एक दूसरे से मिले नहीं, उसके बाद में आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इसको उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। फिर हमसे बोला कि बस अब हमारी लाइफ के लिए उन्होंने गुड विशेष दी। फिर हम थैंक्स बोलकर बाहर गए। हाई कोर्ट में 2 डिसीजन हुए थे। अब ये तो हुआ है जजेस का डिसीजन, मेरा भी वो क्या कहते हैं, इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था, अभी मुझे और कुछ फेस करना था, वो आप सुनिए। निकल गई जजेस से बात करने के बाद। उसके बाद जब बाहर पहुंची तो जो मेरे फैमिली मेंबर्स थे, ऑब्वियस वो बहुत ज़्यादा नाराज तो थे वो। अब जो सब लोगों का क्वेश्चन है मेरे साथ जो डे 1 से करते आ रहे हैं, उसका जो आंसर मिलने वाला है। ठीक है, वो गुस्से में उन्होंने बहुत कुछ बोला था, जो अब इस टाइम पे हर कोई मेंटल स्ट्रेस ऐसा हो जाता है तो वो बोल देते हैं, बट ये बोला कि आज से रिश्ता खत्म हो गया है और हमारे लिए अब मर चुकी है, और ना ही फैमिली से, फ्रेंड से और रिलेटिव से, यहाँ तक कि जो सिटी है वहां तक कदम नहीं रखना। कदम छोड़ो, वो सिटी छोड़ो, स्टेट में भी, जो मेरा MP स्टेट है वहां तक मुझे जाने के लिए मना किया गया। सोशल मीडिया पे कभी कुछ नहीं डालना। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं ऐसी सिचुएशन में थी कि मैं इनके साथ रहने की खुशी मनाऊं या अपनी जो फैमिली है उनके साथ जो रिश्ता टूट गया उसका दुख मनाऊं। तो आप सभी का जो क्वेश्चन था, मेरी फैमिली से मेरा रिलेशन है या नहीं, तो मैं आप सभी के लिए बता दूं, उस दिन हाई कोर्ट में 17 दिसंबर 2019 को जो हाई कोर्ट में जो केस था, उस दिन से मेरी फैमिली के बीच में और मेरे बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ना कोई मैसेज, ना कोई फ़ोन हमारे बीच में। आज तक ऐसा है कि मतलब उस फैमिली में मैं कभी थी ही नहीं। अभी ये समझ लिया, उस दिन तक ही मेरा उस घर में रोल था, अब सब खत्म हो चुका है। अगर अब सच बोलने की इतनी बड़ी सजा मिलती है तो मैं वो सजा भुगत भी रही हूँ। और फैमिली के बारे में मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि बहुत हिम्मत के साथ मैंने ये वाली बात आपसे कही है, तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि मेरी फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है। एक सच बोलने के लिए, एक इनका साथ हमेशा देने के लिए मुझे ये जिंदगी भर की एक सजा मिल चुकी है, पर मुझे अपनी फैमिली से कोई शिकायत नहीं है। और मैं हमेशा एक बात जरूर बोलना चाहूँगी कि मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूँ, इस चीज़ में थी नहीं बोलूँगी, हूँ ही बोलूँगी। मुझे ऊपर वाले ने ना बहुत अच्छी फैमिली दी थी और बहुत अच्छे हैं सभी, बट अब सिचुएशन ऐसी थी तो वो भी उनकी जगह गलत नहीं है, वो मुझसे नाराज हैं और वो कहीं ना कहीं सही भी है उनकी नाराजगी, क्योंकि उनको भी लोगों को फेस आंसर करना पड़ रहा है। उनसे लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसका फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर ही निकलेगा ना, इसलिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। आखिर जो सच था हाई कोर्ट में उसी की जीत हुई। मैंने दिया सच का साथ, बिना ये परवाह किए कि मेरे साथ क्या होने वाला है, कौन से रिश्ते मेरे साथ छूटने वाले हैं, क्या नहीं होने वाला है। और हिंदू मुस्लिम का मैटर था, कोई छोटी बड़ी बात नहीं थी। मेरे अगर कुछ करने से इनको कुछ हो जाता, मैं आज यही सोचती हूँ, तो लोगों की नज़रों में क्या होता है, यही होता कि एक मुस्लिम लड़की की वजह से एक लड़के की जिंदगी खराब हो गई, उसने ऐसा कर दिया। तो ये हम सिर्फ लड़का लड़की फैमिली की बात नहीं, पूरे 2 मजहब और रिलीजन की बात थी। फाइनली मेरे अल्लाह ने, मेरे भगवान ने हम दोनों की सुनी, क्योंकि हमारा दिल सच्चा था, हमने किसी का बुरा नहीं चाहा था। ये हमारा एक्सपीरियंस है। यकीन होना बहुत जरूरी है। इनका साथ नहीं छोड़ा, ना इन्होंने मेरा साथ छोड़ा, इनको मुझ पर यकीन था। मैंने कहा अगर आज मैं झूठ बोलकर चली गई ना यहाँ से, और मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो मैं जिंदगी भर सबकी नजरों में तो अच्छी बन जाऊंगी, अपनी नजरों में गिर जाऊंगी हमेशा के लिए, घुट घुट कर जाऊंगी कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो गई। इसलिए मैंने कहा आज मैं सच का ही साथ दूंगी। इसीलिए कहते हैं एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन से अपने लिए सोचने समझने की हिम्मत मिलती है, चाहे अपने आसपास कितने भी लोग प्रेशर करे, कुछ भी करे, कितनी बातें अपने लिए लो, पर हमें अपने दिल की और अपने दिमाग की सुननी चाहिए कि वो जो एजुकेशन थी वही इनके काम आई और वही सोच समझ मेरे काम आई। अगर मैं भी कोई पढ़ी लिखी नहीं होती, ये कोई पढ़े लिखी नहीं होते, तो बस क्या होता हमारे बीच में, वही झगड़े, इसको लेकर जाके उसको लेकर जाना, फिर मैं किसी की बातों में आकर इनके ऊपर अगेंस्ट हो जाती। बट ऐसा नहीं हुआ, मैंने खुद ने अपना दिमाग लगाया, इन्होंने अपना दिमाग लगाया, और इस चीज में ना इनकी फैमिली ने साथ दिया, ना मेरी फैमिली ने साथ दिया। हम दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग ने और हमारे नसीब ने बहुत साथ दिया हमारा। सारी उम्मीद खत्म हो गई थी, मुझे अपने घर पे लेकर गए थे, मेरी कोई नहीं सुन रहा था, तो बस मैंने एक ही रास्ता चुना था, और वो था, मैंने अपने खुदा से एक ही बात बोला था, मेरी लाइफ में अब जो मेरे लिए अच्छा होना, अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है तेरी नज़र में, तो मेरे साथ जो भी करना अच्छा ही करना,
और वो मैं जानती हूँ वो लड़का खराब नहीं है। तो मैं कहा इसमें भी कहीं ऊपर वाले की ही मर्जी है, तभी तो हम मिले ना। तो बस जो भी करना अच्छा करना। तो बस इनके भगवान ने और मेरे अल्लाह ने हम दोनों को मिला दिया, और आज हम शादी के 3 साल हो गए हैं। बहुत खुश हैं, अच्छे हैं, और बस आप सबकी दुआएं चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए। ऐसे ही आप सबने हमें बहुत हिम्मत दी, उसी हिम्मत पर आज हम आपके साथ इतनी सारी स्टोरी शेयर कर पाए। मैं बता देता हूँ कि वो कौन सा हाई कोर्ट है। आप सभी एक्साइटेड होंगे कि कौन सा हाई कोर्ट है। वो था जोधपुर हाई कोर्ट, जो कि अभी नया बना था, और उसी ईयर में 7 दिसंबर 2019 को उसका इनॉग्रेशन हुआ था प्रेसिडेंट के हाथों। 7 दिसंबर को इनॉग्रेशन होने के बाद में उसका जो फर्स्ट केस आया था हेबियस कॉर्पस का, जो था 17 दिसंबर 2019, वो फर्स्ट केस हमारा ही था। वो उस टाइम का सबसे हाईलाइटेड केस था। वो पहला केस हमारा ही था उसकी कोर्ट में। वहां पे जब इनके बयान हुए थे तो सबको अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि सब बयान होने से पहले तक सब यही बोले थे कि लड़की वापस घर जाएगी, क्योंकि वो 1 महीने अपने घर पे रह के आई है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि लड़की वापस घर पे ना जाए। वो लड़की ने मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं बोला और वो मेरे साथ ही रहेगी। तो सबको यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया। अनएक्सपेक्टेड था गाइज, ये अनएक्सपेक्टेड कि लड़की मेरे पास ही रहेगी। सो गाइज अब ये हम जानते हैं ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, बट हमें तो बस अब इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, और एक एक पॉइंट एक एक बात समझना। इसलिए ये जो आपके सामने बोल रही है ना, मुझे आज फिर वही ऐसा लग रहा है कि आज फिर से मैं जजेस के सामने हाई कोर्ट में हूँ। आज मुझे पूरी दुनिया सुन रही है, पर आप सबने बहुत हिम्मत दी। आई नो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट आज ये कंप्लीट हो गई है हमारी ये वाली जर्नी। अब आगे से हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये थी हमारी यहाँ तक की, और अब शादी के बाद जो मेरे ससुराल में दिन था, हाई कोर्ट से निकल के हम कहाँ गए, कैसे हुआ, ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। पर स्टोरी यहीं पे एंड होती है। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।